गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों का जीनियस एकेडमी में वेलकम करता हूं और हमारे यहाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा जो कि पंकज सर स्टार्ट करेंगे। सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान के बारे में आपको बेसिक जानकारी पहले दी जाएगी, तो आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। तो आइए देखते हैं पंकज सर की क्लास को, ठीक। और बिल्कुल अगर आपको क्लास कैसी लगी, अच्छा लगा या कहीं कोई त्रुटियाँ हुई हैं या किसी प्रकार की कोई समस्या हुई है तो आप कृपया कमेंट के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है, हर व्यक्ति सीखता है। अगर पढ़ाने में अगर किसी तरह की त्रुटियाँ हों या लिखने में हो सकता है कोई तरह की गलती हो जाए तो आप उसको ऐसे नहीं मजाक में नहीं रखिएगा कि मजाक के तौर पे, ठीक। हो सकता है गलतियाँ हो सकती हैं क्योंकि गलतियाँ मनुष्य से ही होती हैं, तो फिर भी हमारा प्रयास होगा कि बेहतर से बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जाए, ठीक। तो जो सामाजिक विषय आप पंकज से पढ़ाएंगे उसको बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक। जो प्रतिक्रिया हो आप उसकी बताइएगा। ओके, थैंक यू। आगे क्लास पंकज सर। तो जैसा कि आप सब लोग जान ही गए होंगे कि सर ने बता दिया, इंट्रोडक्शन हमारा दे दिया है, फिर भी हमारे जीनियस एकेडमी, जीनियस परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हम अभी तो कुछ नहीं कह सकते, पर लास्ट वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगी। अगर आपको मज़ा ना आए तो कमेंट भी ना कीजिएगा, लाइक भी ना कीजिएगा। और आज हम जो ये पढ़ाएंगे आपको सामाजिक इतिहास, आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। और हाँ, अब पूरा अगर एक चैप्टर अगर हम खत्म करते हैं तो लंबा वीडियो जाएगा, और आपको लंबा वीडियो अगर आप पढ़ोगे तो आपको नींद आने लगती है। तो इसीलिए हम छोटा करेंगे और पार्ट बाय पार्ट भेजेंगे, ठीक है। तो बस आप इंजॉय करते रहिए, हम आपको आगे पढ़ाते हैं। तो भैया ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले जो चैप्टर 10 का जो फर्स्ट वाला है, उसमें जो पहला चैप्टर का नाम है वो है यूरोप का राष्ट्र, यूरोप में राष्ट्र का उदय। तो सबसे पहले हम जानेंगे यूरोप। क्या जानेंगे? यूरोप क्या है। तो पहले यूरोप को छोड़िए, पहले हम देखते हैं हम चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले आपको उसमें चैप्टर 1 के बारे में बता देते हैं। तो पहले हम चैप्टर का नाम डाल देते हैं, फिर आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको बताते चले जाएंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर था यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगर आपको कहीं लिखने में अगर राइटिंग ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम इसमें अपने राइटिंग में थोड़ा इम्प्रूव जरूर करेंगे। तो जो पहला चैप्टर का जो पहली हेडिंग है वो है यूरोप में राष्ट्र का उदय। तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये यूरोप, ये यूरोप हमारा ये है क्या। यूरोप एक राष्ट्र है। और फिर आप तो जान गए यूरोप है, आपको पता है कि यूरोप एक राष्ट्र है, लेकिन आप राष्ट्रवाद, अब आप इसके इच्छुक जानने के इच्छुक होंगे कि ये राष्ट्रवाद है क्या। तो हम राष्ट्रवाद के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, राष्ट्रवाद, चलिए ठीक है, राष्ट्रवाद इसको अभी हम इरेज कर देते हैं। राष्ट्रवाद अभी आपको नहीं समझेंगे, क्योंकि हम अभी बेसिक आपको बता देते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना गया है। तो सबसे पहली जो हेडिंग है, सबसे पहली हेडिंग है राष्ट्र राज्य का उदय। सबसे पहली हेडिंग राष्ट्र राज्य का उदय। पहली हेडिंग क्या है? राष्ट्र राज्य का उदय। इसमें जो राष्ट्र का उदय हुआ वो आगे आए राष्ट्र चलकर, इनके बारे में हम जानेंगे। और जो दूसरी हेडिंग है हमारी वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। अभी जो हम बात कर रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो इसमें देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। अब भाई हमने इसको देख लिया, अब हम देखेंगे तीसरी हेडिंग कि हमारी तीसरी हेडिंग क्या है।
तो हमारी जो तीसरी हेडिंग है वो है क्रांतियों का युग। क्रांतियों का युग, क्रांतियों का युग। क्रांतियों का युग का मतलब है जब यूरोप में क्रांति की शुरुआत हुई, जब क्रांति की शुरुआत हुई और अंत हुआ, उसी को युग कहते हैं, क्रांतियों का युग। अब जो चौथी हेडिंग है हमारी, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। अब देखेंगे चौथी हेडिंग, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद। अब हम जान लेते हैं ये चारों हेडिंग हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। ये जो चारों हेडिंग है इनको हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। सबसे पहले राष्ट्रवाद का हो गए, यूरोप के बारे में, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, फिर क्रांति का युग, फिर राष्ट्र और साम्राज्य का युग। अब इन चारों हेडिंग में और भी बहुत सारी हेडिंग जो है इसमें इंक्लूड है, तो वो छोटी छोटी हेडिंग इनके बीच की है, तो उनको हम बताते हुए चलेंगे। जाहिर बात है कि आप इसको समझ गए कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। अब हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। ये है लेसन फर्स्ट। लेसन फर्स्ट, क्योंकि लेसन का नाम डालना जरूरी है, मैंने डाला नहीं है वरना आपको पता कैसे चलेगा हम पढ़ा क्या रहे हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आप हेडिंग बाय हेडिंग। विश्व में जो हमारा विश्व है, हमारे विश्व में जो है 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7। तो जो हमारा विश्व है, ये विश्व, हमारे विश्व में जो है 7 महाद्वीप हैं। तो हम सबसे पहला महाद्वीप का नाम लिखना चाहेंगे। सबसे पहला महाद्वीप है एशिया। एशिया सबसे पहला महाद्वीप एशिया। उसके बाद जो आता है दूसरा महाद्वीप, जो दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका है। दूसरा महाद्वीप अफ्रीका। और जो हमारा आता है तीसरे नंबर पर जो आता है दक्षिणी अमेरिका। जो तीसरे नंबर पे आता है ये आता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। अब अपनी इतना तो जान लेगा। अब इसके बाद ही हम आपको बताते हैं एक और है। अब दक्षिणी के बाद हम एक और अमेरिका के बारे में जानते हैं, तो क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका। क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका। ठीक, कितने राज्य हो गए? 4 हो गए। अभी मैं जानना कितना है? 3। अभी मैं 3 राज्य बाकी हैं। तो देखिए पांचवा क्या है हमारा? जो पांचवा जो है हमारा, पांचवा है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप। ये जो है अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक। अब जब लास्ट बचता है जो है वो ऑस्ट्रिया है। लास्ट हमारा जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना, ऑस्ट्रेलिया अलग होता है। और जो हमारा लास्ट ऑस्ट्रिया बोलते हैं, ऑस्ट्रिया। तो जो लास्ट है हमारा ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया। अब हम आपको इसमें से 2 क्वेश्चन देते हैं। 2 क्वेश्चन देते हैं। वो क्वेश्चन क्या है आप हमें कमेंट में लिख के बताइएगा कि हमारा जो विश्व है इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपको इसमें नहीं बताएंगे। अब हम इसको इरेज कर देते।
आगे देखिएगा। आप नोट कर लिए होंगे, अगर आप नहीं नोट कर पाते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब आता है यूरोप। अब हमारा क्या आता है? यूरोप। यूरोप तो हमने बता ही दिया कि यूरोप एक राष्ट्र है। अब उसके बाद जो यूरोप जो हमारा, तो भैया हमने आपको बता दिया कि हमारे जो विश्व में है वो 7 एशिया के सबसे महाद्वीप, सबसे बड़े महाद्वीप, मतलब सारे महाद्वीप है, बस एक बड़ा और एक छोटा महाद्वीप होता है। उसमें हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप और विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मजा आए तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा हाँ सर आगे डालिए, तो हम आपको अगली वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यूरोप। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोप। ओके, यूरोप। हमने यूरोप के बारे में बताया था, यूरोप एक राष्ट्र है। अब इसमें हम लेसन के बारे में पढ़े, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद आप सोचोगे राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है? तो हम राष्ट्रवाद के बारे में बताते हैं आपको, राष्ट्रवाद, ठीक है। अब राष्ट्रवाद क्या है, अब नोट डाउन कर लीजिएगा आप राष्ट्रवाद। तो देखिए राष्ट्रवाद जिस देश में देश के प्रति, जिस देश में ध्यान से देखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस देश में राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, राष्ट्र के प्रति क्या हो? प्रेम हो। और राष्ट्र के प्रति क्या कहते हैं? स्नेह। राष्ट्र के प्रति क्या हो? स्नेह हो। और राष्ट्र के प्रति लगाव हो, लगाव हो। और जो चौथा है राष्ट्र के प्रति गर्व हो, क्या हो? गर्व हो। जैसे हम आप भारतीय गर्व करते हैं, हाँ हम भारत के नागरिक हैं। आप जहाँ भी जाओ आप गर्व से, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि आप कहाँ से, तो आप गर्व से बताते हैं कि हाँ हम भारतीय हैं। इसीलिए सभी को अपने राष्ट्र पर गर्व होता है। तो इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद या राष्ट्र प्रेम कहते हैं। तो हम आगे चलेंगे। हाँ, और एक बात जान लीजिए कि राष्ट्रवाद की परिभाषा 2 लोगों ने दी थी, 2 लेखक थे जो राष्ट्रवाद की परिभाषा दी थी। एक लेखक का नाम है अर्नेस्ट रेनान, जो पहले लेखक हैं अर्नेस्ट रेनान। ये जो हमारे ये है पहले लेखक अर्नेस्ट रेनान, इन्होंने राष्ट्रवाद की परिभाषा दी थी। और जो हमारे दूसरे हैं हमारे जो फ्रेडरिक साल्यू, जो दूसरे हैं फ्रेडरिक साल्यू, ये इन्होंने हमें, इन दोनों ने हमें एक दिया था फिगर ड्रॉ करके दिया था। हमारे बुक में होगा, एनसीईआरटी में आप देखोगे, एनसीईआरटी बुक में तो एक फिगर बना होगा, उसमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, कुछ अपने देश का झंडा लिए, कुछ का पहनावा अलग है, और कुछ ईसा मसीह के बारे में देख रहे हैं, वो अपना एक प्रचार कर रहे हैं। उसी झंडे से दिखाई देता है कि वो किस राष्ट्र के लोग हैं। अब हम आप आगे देखेंगे, 1789 में क्रांति हुई थी। 1789 में क्या हुई थी? एक क्रांति हुई थी। आप इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं 1789 की ओर, थोड़ा रुक करते हैं कि 1789 में हुआ क्या था, हम उसके बारे में जानेंगे। अभी तो हमें बहुत कुछ जानना है, इंजॉय पढ़िएगा। इतिहास एक इंजॉय का सब्जेक्ट है, इसमें रखने वाली कोई चीज़ नहीं। हाँ, अगर रखने वाली चीज़ है वो थोड़ा होती है, क्या कहते हैं, जो सन होते हैं या कब युद्ध हुआ था, किस सन युद्ध, वो होता है। तो आप उसको रख लीजिए बस, और जो बचा है उसी में उसको यूज करके आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो एक क्या हुई थी, कहाँ हुई थी? वो एक क्रांति हुई थी, वो कहाँ हुई थी? सबसे पहले बता देता हूँ क्रांति हुई थी कहाँ। यूरोप में एक देश है जो क्या है? फ्रांस है। तो जो 1789
कि जो क्रांति हुई थी 1789 की क्रांति, 1789 जो क्रांति हुई थी वो फ्रांस में हुई थी। ठीक है, फ्रांस से पहले, अब फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई थी। अब ये सोचो कि क्रांति फिर लोगों ने की क्यों, लोगों ने क्रांति की क्यों की? तो आप जान लीजिए कि 1789 से पहले यूरोप में, 1789 से पहले यूरोप में राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब होता है राजतंत्र, राजतंत्र। ये जो हमारा राजतंत्र है, राजतंत्र, इसका मतलब यह है कि जैसे हमारे यहाँ कोई राजा होता है तो उसका पुत्र ही राजा बनता है, ऐसे इसी को राजतंत्र कहते हैं। और राजतंत्र का मतलब और एक समझ लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ राजा ही होते थे, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रवाद था नहीं, क्योंकि राष्ट्रवाद में संविधान होता है हमारा, और इसमें क्या था, राजतंत्र था, इसमें राजाओं का राज चला करता था। तो हम आगे देखेंगे यूरोप का राजतंत्र यानी फ्रांस। यूरोप में ही जो देश है, हम जितना भी इसमें चैप्टर का कंक्लूजन निकलेगा वो ज्यादातर फ्रांस का ही निकलेगा, क्योंकि यूरोप में ही फ्रांस है। चलिए हम आपको आगे बताते हैं, फ्रांस के आगे ले चलते हैं कि यूरोप का जो राजतंत्र था वो कैसा था। ठीक है, ये देखिए फ्रांस का राजतंत्र, फ्रांस का राजतंत्र। अब फ्रांस का राजतंत्र जो था, इसमें जो शासन करते थे लुई एक, लुई 2, लुई 3, लुई 4 ऐसे करते थे, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, ऐसे राजा करते आए गए थे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं लुई 14वां। फ्रांस का सबसे पहले राज था लुई 14वां, लुई 14वां। अब लुई 14वां के बाद आए लुई कौन, लुई 15वां, लुई 15वां, लुई 15वां आए। अब उसके बाद जब सबसे मेन कैरेक्टर आता है, मेन कैरेक्टर लुई 16वां का है। मेन कैरेक्टर क्या है, लुई 16वां का है। तो हम देखेंगे लुई 16वां के बारे में कि लुई 16वां ने आकर के फ्रांस में क्या किया था। लुई 16वां, लुई 16वां। अब हम लुई 16वां के बारे में जानेंगे कि लुई 16वां ने क्या किया, नहीं सॉरी, लुई 14वां थे, लुई 14वां, लुई 14वां जो थे राजा को कहते क्या थे, लुई 14वां कहता था कि मैं ही यहाँ का राज्य हूँ, मैं ही यहाँ का राज्य हूँ, और मेरे मुख से, मेरे वाणी से, मेरे मुखार बिंदु से जो शब्द निकलेगा वही मेरा संविधान होगा, वही मेरा कानून होगा। लुई 14वां ने ये कहा। अब भाई क्या हुआ, अब भैया लुई 14वां ने तो ये कह दिया कि अब जो हमारे मुख से निकलेगा वही हमारा कानून होगा, ये तो कह दिए कि अब भाई क्या हुआ, देखो आगे। अब जनता तो भाई भड़क गई। जनता क्यों भड़क गई, इनके कार्य में भड़क गई। इनका मतलब ये था कि आराम से अपना पी खा करके मस्त से लेते हैं, और प्रजा जो इनकी है वो भूखी मर रही, उनसे कोई मतलब नहीं कि प्रजा क्या कर रही है, कोई मतलब नहीं। तो जब प्रजा इनकी परेशान हो गई बहुत ही ज्यादा, तो लुई 14वां को प्रजा ने सिंहासन से हटा दिया, लुई 14वां को सिंहासन से हटा दिया। फिर आते हैं लुई 16वां, लुई 16वां, लुई 16वां। अब लुई 16वां भी ऐसे ही करने लगे, लुई 16वां भी यही सेम कार्य करने लगे। फिर जनता जब आक्रोश में आ गई, जनता जब आक्रोश में आ गई तो जनता ने इनका क्या किया, इनको क्या किया, इनको इनके सिंहासन से उठाकर फेंक दिया बाहर। जैसे आपको कोई बार बार अगर टॉर्चर करता है तो आप इनको गुस्से में आ जाओगे, बस इसको हम नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही जनता ने किया लुई 16वां के साथ, इनको उठाकर के फेंक दिया बाहर और इनको फांसी पर लटका दिया। अगर कोई चोर कभी किसी के
घर में अगर चोरी करता हुआ जब पकड़ा जाता है, समझिए मेरी बात को, जब वो पकड़ा जाता है तो जनता क्या करती है? जनता उसको तुरंत ही पकड़ लेती है। उतने आक्रोश में होती है कि अगर उसको पुलिस अगर ना आ जाए मौके पर तो उसकी जान ले लेती। और वही चीज हुआ था क्या लुई सोलहवां के साथ हो गया था। अब इनको इतना नहीं पता था कि हम ही राजा हैं, हम ही क्या है, इनको नहीं पता था कि अब जो हमारी प्रजा है वो जागरूक हो गई। पर आज का मॉडर्न युग जो हमारे, हम आप सभी जागरूक हैं, हमारे ऊपर कोई अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता। तो पहले जो था, जो राजा कहते थे वही हो जाते थे। और इनको ये सिखाया गया था कि प्रजा को कि जो राजा होता है वही राष्ट्र होता है, उसी से प्रेम करो। जो राजा होता है वही राष्ट्र होता है, उसी से प्रेम करो, और उसी के मुखार बिंदुओं से निकली हुई बोली वही कानून बनती है। तो अब लुई सोलहवां को तो खत्म कर दिए, ये सारे लोग मिल करके इनको खत्म कर दिए, मार दिए, फांसी पर चढ़ा दिए, ये मर गए। अब तो इनको मारने के बाद जब इनको मार दिए तो यही शुरू से, इससे पहले आ जाता है पहले पॉइंट पे 1789। देख लीजिए, खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी, क्योंकि 1789 में ही क्या फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। फ्रांस में क्या हुआ था? राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। ठीक है, जब लुई की कोई बात मानने लगे, लुई जब अपनी मनमर्जी करने लगे तो सभी लोगों ने 1789 में क्या हड़कंप को मचा दिया। तो भैया हमने अब आपको बताया था कि 1789 की क्रांति हुई थी फ्रांस में, उसके बारे में एक बार कैसे सुन लीजिए, ध्यान दें, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1789 की क्रांति को पूछा जाता है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, 1789 की क्रांति, 1789 की क्रांति, ये जो 1789 की क्रांति क्यों हुई थी? तो जो लुई जो सोलहवां था, ठीक, लुई जो सोलहवां था, उसने क्या किया? इसने कहा था कि क्या कहा था इसने ये कहा था कि इसने कहा था जो मैं कहता हूँ, जो मेरे मुख से जो निकलता है वही फ्रांस का कानून होगा। तो आप समझ गए होंगे कि लुई ने कहा था, मैंने पिछले भी अभी समझाया था आपको, आप शायद समझ चुके। हम आगे बढ़ते हैं। तो जब इन्होंने ऐसा कहा तो जनता आक्रोश में आ गई, और जनता ने क्या किया? लुई सोलहवां को गद्दी से हटा दिया और इनको क्या दे दी? फांसी। इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। क्योंकि अगर कभी भी आप देखोगे, अगर आपके घर पे अगर कोई चोर आ जाए, अगर वो पकड़ा गया तो उसको क्या जनता क्या करती है? जनता उस टाइम आक्रोश में रहती है। और वो क्या, अगर वो चोर को पा जाए तो क्या करती है? दोषी को अगर पा जाए तो उसको मार ही देती है। तो यही हुआ था लुई सोलहवां के साथ हुआ था। ठीक, अब आगे चलते हैं। जब जनता ने 1789 में विद्रोह कर दिया तो लुई सोलहवां मारा गया। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ था। इसके बाद हम देख लेते हैं 1789 के बाद हुआ क्या था, ये देखेंगे हम। 1789, तो भैया देखिए 1789। और हाँ, एक बात और जान लीजिए, लुई सोलहवां जो था, लुई सोलहवां, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज, इसको हम बता दे रहे हैं। लुई सोलहवां जो था एक निरंकुश राजा था। कौन सा राजा था? निरंकुश राजा था। अब आप कहोगे निरंकुश क्या होता है, तो हम आपको बता दें, निरंकुश राजा वो होता है जिस पर कोई अंकुश ना हो, जिस पर कोई दबाव ना डाला जा सके, उसे निरंकुश राजा कहते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, क्या हम ये निरंकुश हैं? नहीं है, क्योंकि अगर ये जब निरंकुश हो जाएंगे तो हम आप विद्रोह कर देंगे इनके खिलाफ, इनकी सरकार भी हट सकती है। लेकिन पहले क्या था? राजतंत्र था, तो राजतंत्र में जो राजा था उसके खिलाफ कोई कुछ कह नहीं सकता था, तो इसीलिए जो कहते थे वही जनता मानती थी। अब आगे देखेंगे कि
ये तो ठीक है, ये यहाँ से इनको खत्म कर देते हैं निरंकुश को। अब देखते हैं आगे कि अब 1789 के आगे क्या हुआ था। 1789 में सभी जनता मिलकर, 1789 में फ्रांस की सारी जनता मिलकर, देखिए सभी लोग लिख दीजिए, सभी लोग मिलकर, सभी लोग मिलकर, सभी लोग मिलकर एक नया, सभी लोग मिलकर एक नया संविधान। अब तो आप संविधान सुनकर के जान गए कि संविधान होता क्या है। आपको पता होगा कि संविधान जो था, हमारे भारत देश में संविधान लिखने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर थे। एक नया संविधान बनाया, एक नया संविधान क्या किया, बनाया। अब देख लेते हैं जब संविधान में इन्होंने बनाया तो संविधान में क्या लिखा, क्या क्या लोगों को जो मुहैया कराते हैं, क्या क्या लोगों को, जैसे समाज अधिकार, मतलब लोगों को अधिकार क्या मिला। देखते हैं लोगों को अधिकार के बारे में। तो हम आपको इसमें ग्राफ के जरिए समझाएंगे आपको। देखिए फ्रांस, यह फ्रांस और ये है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, संविधान, संविधान, यह है संविधान। अब हम आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है कि ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो संविधान में लिखा गया, समान अधिकार, समान अधिकार। हमारे भारत देश में भी यही है, सभी को समान अधिकार है, मिला है ना सभी को समान अधिकार। सभी अपनी मर्जी से खा पी जो भी कर सकते हैं सभी को समान अधिकार। ठीक, ये पहली हेडिंग हो गई क्या, समान अधिकार। अब जो दूसरी है कि पितृभूमि। अब कहोगे ये पितृभूमि क्या है। अब शायद अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप पहली बार सुन रहे थे कि पितृभूमि। अब हम आपको पितृभूमि के बारे में बताएंगे। पितृभूमि, तो जो ये पितृभूमि है, जैसे हमारे देश में क्या कहते हैं, हमारे भारत को क्या कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं ना। तो वैसे फ्रांस में लोग अपने देश को जो कहते थे पितृभूमि। जैसे हमारे देश में नारा लगाते हैं भारत माता की जय, वैसे यहाँ फ्रांस के लोग लगाते थे पितृभूमि की जय। तो इन्होंने पितृभूमि इसलिए स्थापित किया कि हम सब एक देश के एक ही नागरिक हैं, एक ही देश के बेटे हैं, ऐसा कह लीजिए, जो भी कहेंगे सही होगा। अब आप देख लीजिए तीसरा, फ्रेंच भाषा, फ्रेंच भाषा, फ्रेंच भाषा। अब ये फ्रेंच भाषा अब कहोगे कि फ्रेंच भाषा, अब हमारे भारत में भी देख लीजिए कि अनेक भाषाएं हैं, लेकिन हमारे भारत में जो एक भाषा को महत्वता दी गई है वो है हिंदी भाषा। वैसे ही फ्रांस में एक भाषा को लिया गया, वो था क्या, फ्रेंच भाषा, क्योंकि वहाँ भी लोग प्रत्येक तरह की भाषाएं बोलते थे। तो जो देश अपने देश में हिंदी भाषा है, वैसे यहाँ पे एक मेन भाषा हो गई फ्रेंच भाषा, फ्रेंच भाषा जिसको कहते हैं। और देखिए आगे जो होता है आयात, आयात और निर्यात। आयात निर्यात, आयात निर्यात। अब आपको आयात निर्यात के बारे में बताना जरूरी नहीं होगा कि आप आयात निर्यात के बारे में जानते हैं। तो क्या किया, आयात निर्यात जो कर था वो खत्म हो गया। देखिए जैसे ग्राफ के बारे में समझा देते हैं। यहाँ देखिए जैसे कि ये क्या है, फ्रांस, फ्रांस है। अब फ्रांस के जो ये देश है, फ्रांस में ये सारे क्या है, देश है फ्रांस में। अब हमें यहाँ से इस देश में जाने के लिए इस देश में इस में टैक्स देना पड़ता था, कुछ भी बेचने जाना था तो टैक्स देना पड़ता था। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको ही खत्म कर दिया, टैक्स को ही खत्म कर दिया। ठीक है, अब आगे देखेंगे। फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसके प्रभाव से जो इसके पड़ोसी देश, जिसको कहते हैं अगल बगल के देश, कुछ लोगों के द्वारा जैकोबियन क्लब की स्थापना की गई। देखिए जैकोबियन क्लब, जैकोबियन क्लब, यह है जैकोबियन क्लब की स्थापना की गई। इसके बाद जो फ्रांस ने अब जब फ्रांस एक राजतंत्र से लोकतंत्र में बदल गया 1889 की क्रांति से, तो फ्रांस ने क्या सोचा, आपने इसको नोट कर लिया होगा
अगर आपने नोट ना किया हो तो आप वीडियो को पॉज करके लास्ट में देख लीजिएगा, अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट बनाते चलिए, क्योंकि हम छोटा छोटा वीडियो डालेंगे जिसमें आपको ऊब नहीं लगेगी और आप छोटे छोटे वीडियो में अपना जो क्वेश्चन आंसर का कार्य है वो अच्छे से करते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये फ्रांस है, फ्रांस ने क्या सोचा? फ्रांस ने ये सोचा कि हम तो लोकतंत्र हो गए, अब जो ये हमारे जैसे ये हो गया, ये क्या है? ये है फ्रांस, माना इसको ये फ्रांस है। ठीक है, अब इसके जो अगल बगल के जो देश हैं, जिनके पड़ोसी देश है, जैसे क्या कहते हैं, अब इनके जो पड़ोसी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जैसे हमने कहा ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, आप समझ लो ऑस्ट्रेलिया मत समझना, ऑस्ट्रेलिया कहते हैं इसको। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गई। ठीक, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गई, जैसे ये इटली हो गई। ठीक है, इटली। अब फ्रांस ने ये सोचा कि इनको हम उनको भी लोकतंत्रात्मक कर देते हैं, राज बना देते हैं। अब जर्मनी जब इनको लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए कूदा, जैसे अगर हम कोई डूब रहा है अगर पानी में, नदी में, तो हम जब आप सतर्क नहीं रहेंगे, उसको जब बचाने जाएंगे तो हम तो खुद डूबेगा ही, साथ में हमको भी ले डूबेगा। तो वैसे हुआ फ्रांस के साथ, फ्रांस को भी ये तीनों चारों देश ले डूबे। अब फ्रांस में जब फ्रांस को ले डूबे तो फ्रांस में क्या हुआ आगे देखते हैं। फ्रांस में देखिएगा फ्रांस में क्या होता है। अब फ्रांस में फिर से फ्रांस में जो है दोबारा फिर से राजतंत्र आ गया। अब राजतंत्र तो फ्रांस में फिर से दोबारा आ गया। तो आप देखिए, लेकिन जब फ्रांस खुद ही बर्बाद हो गया तो लगभग 1700 अब एक आ गई ये इसकी 1799। ठीक, 1799। 1799 में क्या हुआ था आप जानने की इच्छुक होंगे, हम अभी आगे बताते हैं। तो इससे पहले आप जान लीजिए कि जब इसमें फिर से राज्यवाद आ गया, जिसमें फिर से राजा राज्य करने लगे, तो जो राजा थे वो अपनी मनमानी करने लगे, पहले से भी ज्यादा वो मनमानी करने लगे। कोई मतलब नहीं, किसी को भी जो कहते मार देते, कुछ भी कहते तो मनमानी करते। अब 1789 बीतते 1789 क्या खत्म होते अब इसमें एंट्री होती है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट विलन, चाहे समझ लो चाहे हीरो समझ लो। अब जैसे मूवी में जब कोई अगर किसी लड़के को या किसी को भी किडनैप कर लेता है, जब जैसे ही उसको वो मारने वाला होता है क्या होता है, विलन की हीरो की एंट्री हो जाती है ना। वैसे ही जब 1789 खत्म होते जब 1789 जब खत्म हुआ तो कौन आ गए 1799 में। अब हम नाम लेंगे जो बहुत ही जाने माने हैं, इनको सभी जानते होंगे, नेपोलियन। कौन आ गए? नेपोलियन। अब हम नेपोलियन का पूरा नाम बता दें, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, इनका पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने बाहर के देशों में 40 राज्य को जीत लिया था। तो आप समझ गए कि नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री हो गई। अब एंट्री इनकी हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। अब इनको हम देखेंगे, इन्होंने जब फ्रांस में एंट्री की तो फ्रांस में इन्होंने क्या क्या बदलाव किए, इन्होंने जो अपना संविधान लाया, संविधान में क्या क्या लोगों को अधिकार दिए, इनके बारे में पढ़ेंगे। और आगे तक जो चैप्टर है नेपोलियन की दुश्मनी के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि नेपोलियन जब यहाँ कोई आता है तो सारे लोग जीतते नहीं, किसी न किसी को तो हारना रहता है, क्योंकि सारे आए तो सारे जाएंगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट भी हारने वाले कोई थे, उनके बारे में हम जानेंगे। और इसके आगे हम नेपोलियन की मृत्यु के बारे में जानेंगे कि नेपोलियन की मृत्यु कैसे हुई हारने के बाद। और उसके आगे हम फिर जानेंगे कि जो नेपोलियन के मरने के बाद जो फिर दोबारा से आंदोलन शुरू हुए, इनके बारे में जानेंगे। और ये वियना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वियना, इसके बारे में हम जानेंगे। हमको पता है कि आप जानने के इच्छुक होंगे, पर वीडियो लंबी होने के कारण आप बोर हो जाओगे, इसलिए हम
कल पढ़ाई जितना भी हमने पढ़ाया इसका आप क्वेश्चन जो तैयार कर लीजिएगा। और अभी हम 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, हमें आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है, हाँ जो क्वेश्चन है कि जो 1789 की क्रांति थी, 1789 क्रांति ये क्यों हुई, 1789 की क्रांति क्यों हुई? अब आपको पता है तो क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी। और एक और दे देते हैं प्रश्न जिसका आपको उत्तर देना रहेगा। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? और एक तीसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, वाटरलू का जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? बस छोटा सा आंसर है, आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अब हम आपको कहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो में मजा आया हो पढ़ने में तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे जीनियस एकेडमी को सपोर्ट कीजिए। और हम आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे, आपको मजा आएगा। कुछ में रटने की जरूरत नहीं है, हम आपको ऐसा इसमें पढ़ा देंगे कि आप रटोगे नहीं, बस आपको याद रहेगा। बस रटने की जब थोड़ी चीजें इतिहास में वो है जो सन है, जैसे 1789 ये हमेशा हमको नहीं याद रहता है, काफी सारी डेटें हैं, तो हम इनको आगे आपको लिखा देंगे, आप रट लीजिएगा। और बाकी रटने के बाद इन्हीं में इनको इन्वॉल्व कर दीजिएगा, आप परीक्षा में बेस्ट कर जाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।